Welcome to the next topic, establishing control through the acts of parliament. तो अब ब्रिटिश सरकार हम लोग को कैसे रूल करेगी? वो पार्लियामेंट में लॉज बनाएगी, उसके थ्रू हम लोग को इंडिया को कंट्रोल करेगा। तो when the company established its control over Bengal in 1765, there were no changes in the administrative structure. 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। उसके बाद इन लोग के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके हिसाब से दीवानी बंगाल वो बिहार और उड़ीसा का कंपनी को मिल गया था। तो उनको वहाँ पे से रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर उनके पास था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का पावर नवाब के पास था। तो उस पॉलिसी को हम लोग क्या नाम दिए थे? ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी। तो ये पॉलिसी बहुत अच्छा पॉलिसी नहीं हुआ, ब्रिटिश सरकार को इसमें पॉलिसी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। क्यों अच्छा रिजल्ट नहीं दिया? क्योंकि जो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे, खुद से नहीं कलेक्ट करते थे टैक्स। वो क्या किए, कुछ इंडियंस को एम्प्लॉय किए। वो इंडियंस को बोलते थे कि तुम टैक्स कलेक्ट करके लाओ मेरे लिए। अब इंडियंस जो थे, इंडियंस को बोलते थे कि अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर 10 करोड़ का टैक्स कलेक्ट करना है तो ठीक है, 10 करोड़ का टैक्स तुम कलेक्ट करके लाओ। अब वो इंडियन जो थे वो टैक्स दूसरे बाकी सब लोगों के ऊपर टैक्स लगा के कलेक्ट करते थे। फिर अगला बार अगला साल जब कंपनी ने उनको बोला कि अब 10 करोड़ नहीं चाहिए, हमको 12 करोड़ चाहिए, फिर 14 करोड़ चाहिए, फिर 16 करोड़ चाहिए। इस तरह से वो लोग टैक्स बढ़ाते चले गए। तो जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले कौन थे? जो नीचे जो टैक्स पे कर रहे थे वो सफ़र करने वाले थे। तो धीरे-धीरे ऐसा हालत हो गया कि यहाँ पे सारा किसान का हालत बहुत ख़राब हो गया। जो बिज़नेसमैन थे, जो ट्रेड करने वाले थे, वो टैक्स देते-देते उनका हालत ख़राब हो गया। तो एक एक टाइम आया जब यहाँ पे बिजनेस बहुत कम हो गया। अब जैसे ही बिजनेस बहुत कम हो गया, सारा टैक्स खत्म हो गया। टैक्स खत्म हो गया तो कंपनीज के जो ट्रेजरी थे, को जो कॉफर थे, जो खजाना था, वो खाली होते चला गया और कंपनी क्या हो गई, बैंकरप्ट के पास आ गई। तो ब्रिटिश सरकार जब ये देखा कि कंपनी पहले तो बहुत ज़्यादा पैसे आए लेकिन अचानक से फिर पैसे बहुत कम आने लग गए, तो कंपनी बैंकरप्ट के पास आ गई। तो ब्रिटिश सरकार बोला कि ये बहुत लॉस मेकिंग तरीका था, इसीलिए उन्होंने ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी 1772 में छोड़ दिया। एंड देन दे टुक द डायरेक्ट कंट्रोल। अब बंगाल उनके डायरेक्ट कंट्रोल में है, अब एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं के पास और रेवेन्यू भी उन्हीं के पास। पहले उनके पास बस एडमिनिस्ट्रेशन था, रेवेन्यू था। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो रहा है, लोग परेशान है, उनको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब 1772 के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये पॉलिसी छोड़ दी और अब डायरेक्टली वो दोनों काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे और रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे। The first important parliamentary law related to the affairs of the company was the Regulating Act of 1773। तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लॉ पास किया। और पहला इम्पॉर्टेंट कौन सा था? पार्लियामेंट में पास किया, एंड दैट रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी कैसे चल रही है। तो ये एक्ट इन लोगों को क्यों पास करना पड़ा? क्योंकि जैसे हम लोग ये बात किए कि कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो दूसरा कि कंपनी का अफेयर जो था, इनको इसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था। और ये कंपनी में ना बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, बहुत ज़्यादा करप्शन। तो ये जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, वो खुद इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो रहे थे और ये ब्रिटिश सरकार के बारे में वो लोग नहीं सोच रहे थे। तो इसीलिए ये लॉ लाया गया। ये लॉ क्या करता था? द एक्ट पुट द एक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अंडर द सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो डायरेक्टर्स थे, जो हम लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोग करप्ट होने लग गए, अब ये ब्रिटिश सरकार के सुपरविजन में थे। लेकिन ये एक्ट फेल कर गया। ये एक्ट फेल कर गया क्योंकि ठीक है, तुम डायरेक्टर सुपरविजन में थे तब भी, लेकिन कोई कंपनी के अफेयर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। और जब कोई कंट्रोल नहीं था तो ये डायरेक्टर्स को करप्शन ये रोकने में ये समर्थ नहीं थे। तो इसलिए ये एक्ट फेल कर गया। तो इसको जब 10 साल बाद फिर एक दूसरा एक्ट लाया गया, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉज पास टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें हम लोग बोले कि सरकार के पास कंपनी को रेगुलेट करने का कोई पावर नहीं था, तो इसमें हम लोग इसको वो वाला पावर देंगे। This act gave the complete control to the British government over the property and administration of the company। अब जो कंपनी की पूरी प्रॉपर्टीज और कंपनी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास आ गया? ब्रिटिश सरकार के पास आ गया।
A board of control having 6 commissioners was created, which included 2 cabinet ministers in the court of directors of the company. तो एक कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसके अंदर कितने थे, 6 कमिश्नर थे। उसके अंदर 6 कमिश्नर के अंदर 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मतलब जो पार्लियामेंट के लोग थे वो उनके अंदर डाला गया और वो डायरेक्टर्स, वो कंपनी के डायरेक्टर्स में आ गए। Pitt's India Act put the administration of India into the hands of Governor General and a 3-member council. This act with minor changes remained in operation till 1857. तो ये पिट्स एक्ट क्या किया, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया पूरा इंडिया का, किसके पास आ गया, गवर्नर जनरल। उस समय गवर्नर जनरल जो हुए वो पूरे इंडिया के हेड हुए, सबसे हाई पोस्ट हो गया। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ गया, गवर्नर जनरल के हाथ में, और उनके साथ 3 मेंबर थे जो काउंसिल के थे। By a supplementary bill, the Charter Act of 1786, the Governor General was authorized to act against the majority of the council in special cases. तो पार्लियामेंट में एक और बिल पास हुआ, वो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ओरिजिनल एक्ट कौन सा था, चार्टर एक्ट ऑफ 1786 था, अब उसको सप्लीमेंट कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है। तो गवर्नर जनरल को और पावर क्या दिया गया कि वो मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल के खिलाफ भी वो अपना डिसीजंस ले सकता है। अगर मेजॉरिटी कुछ और बोल रहा है तो भी स्पेशल केसेस में गवर्नर जनरल के पास वो पावर है कि इनके खिलाफ भी वो जा सकता है। He was also to hold the office of commander in chief through this bill. अब गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ भी बनाया गया, जो भी उसके पास आर्म फोर्सेस थे इंडिया के, वो सबका वो चीफ भी हो गया। The legislative changes during 1786 and 1858 were made at this time of company's charter in 1793, 1813, 1833 and 1853. Thus they are also known as the चार्टर एक्ट्स। तो और भी जो चेंज हुए वो ये सब चार्टर में किए गए, ये चार्टर एक्ट्स में किए गए। ये हम लोग एक एक करके ये चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या किया, इट इनहैंस द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तो मद्रास के में भी एक प्रेसिडेंट थे, तो उसको हम लोग मद्रास प्रेसिडेंसी बोलते थे, जो मद्रास के गवर्नर हुए। बॉम्बे का भी प्रेसिडेंसी था, तो उसको जो गवर्नर था उसको हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी दिए। तो ये जो गवर्नर जनरल था, जो पहले बंगाल का थे, तो अब 1793 से ये बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरा इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये मद्रास का जो प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे के जो गवर्नर थे, अब वो इनसे सबॉर्डिनेट हो गए, इनसे छोटे हो गए। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे का प्रेसिडेंसी और बंगाल का प्रेसिडेंसी सब बराबर माने जाते थे। लेकिन 1793 से जो गवर्नर जनरल को बंगाल का था, उनको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मद्रास के जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे वो उनके सबॉर्डिनेट कर दिए गए। तो इसका मतलब कि ये गवर्नर जनरल अब पूरा इंडिया को कंट्रोल कर सकता है। तो नाउ ही कुड एंजॉय द सेम अथॉरिटी ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एज इन बंगाल। तो ये जो गवर्नर जनरल बंगाल का था, उसका बंगाल के ऊपर तो पूरा अथॉरिटी था, लेकिन अब पूरा मद्रास और बॉम्बे के ऊपर भी तो अथॉरिटी था। ये सारे मेजर जगह थे। By the Charter Act of 1813, the monopoly of the company over India's trade was abolished and now it was open to any British subject. फिर हमने 1793 का बात कर लिया। अब 1830 में क्या किया गया, अभी तक हम लोग बात किए थे कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली था, मतलब केवल वही कंपनी ट्रेड कर सकती थी और कोई नहीं ट्रेड कर सकता था, लेकिन उसको हटा दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी जो है वो अभी इंडिया में आके ट्रेड कर सकती थी, या पूरे ईस्ट इंडिया में, हम लोग ईस्ट इंडीज़ का बात करते हैं, सुमात्रा, जावा, ये सब कंट्रीज में वो आके ट्रेड कर सकती थी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यूरोप में ना ब्रिटिश और फ्रांस में बहुत लड़ाई चलते रहता था हर समय। अब फ्रांस क्या किया था कि जहाँ जहाँ फ्रांस रूल कर रहा था, वहाँ पे ब्रिटिश का कोई सामान तुम नहीं मंगा सकते हो। तो ब्रिटिश के जो मर्चेंट थे वो बोलते थे कि हम लोग को बहुत लॉस है, हम लोग इंडिया में भी, ईस्ट इंडिया में भी ट्रेड नहीं कर सकते, हम लोग यूरोप में नहीं ट्रेड कर सकते, बाकी जहाँ जहाँ फ्रांस अपना कॉलोनी बनाए हुए, जहाँ जहाँ रूल कर रहा है वहाँ भी हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, तो हम लोग को फ़ायदा बहुत कम हो रहा है, केवल ईस्ट इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। और ईस्ट इंडिया में करप्शन बहुत बढ़ गया था, हम लोग देखे। तो ये चार्टर एक्ट आया, वो बोला कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर कम करना है, अब बाकी सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स को भी इंडिया में ट्रेड करने का पावर देना है।
अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और क्या किया, द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी अलोंग विथ इट्स ट्रेड इन टी विथ चाइना, उसको भी बंद कर दिया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। उसमें करप्शन इतना रैम्पेंट था, उसने सोचा कि बहुत ज़्यादा इसने कमा लिया है, अब ये इस कंपनी का ट्रेडिंग पूरा बंद कर दिया गया। ना चाइना से ट्रेड कर सकते हो, ना अभी इंडिया में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहले उसका हम लोग क्या किए, पहले उसका मोनोपोली एबॉलिश किए, बाद में पूरे ट्रेडिंग एक्टिविटी बंद कर दिए। तो कंपनी क्या हो गया, कंपनी बिकेम अ, कंपनी जब हम लोग बोल रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बात कर रहे हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द ब्रिटिश क्राउन। अब कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, जब सारा ट्रेडिंग एक्टिविटी बंद कर दिए तो अब कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, अब तुम पूरा केवल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी किसके अंदर, ब्रिटिश सरकार के अंदर। अब ब्रिटिश सरकार तुमको तनख्वाह देगी। लेट्स गो टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। तो 3 पिलर पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड था। कि कौन कौन सा था, सिविल सर्विस, आर्मी और पुलिस। इसका दो कारण था, ये तीनों चीज एडमिनिस्ट्रेशन का दो ही कारण था। क्या कारण था, पहला कारण था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा कारण था टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, टू मेंटेन देयर होल्ड ओवर इंडिया एंड फुलफिल देयर गोल्स। तो अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे जो थे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, तो ब्रिटिश सरकार का स्टेबिलिटी कमज़ोर होगा एंड दे कैनॉट मेंटेन देयर होल्ड। तो ये दो कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर 3 पार्ट में बांटा गया। तो पहला सिविल सर्विस पे जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस। तो इनको बोला जाता है यही स्टार्ट किए थे। तो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। टू मेक द ऑफिशियल्स ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट, ही रेज द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल्स। तो अगर तुम्हारा सैलरी ज़्यादा है तो तुम चोरी नहीं करोगे और तुम अच्छे से काम करोगे, ऐसा इनका मानना था। तो दे ही रेज द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल्स, इसलिए हाई सैलरी था। प्रमोशन भी ऑफिशियल्स का बेसिस ऑफ सीनियरिटी पे होता था। करप्ट ऑफिशियल्स को बहुत सीवियरली पनिश किया जाता था। He also opened the Fort William College in Calcutta in 1800 to train the young civil servants. तो ये कॉलेज किया है जहाँ पे ये सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग किया जाता था, लेकिन बाद में इट वाज रिप्लेस्ड बाय हेलीबोरी कॉलेज इन इंग्लैंड इन 1806। तो उसके बाद में अगर तुम्हारा सिलेक्शन होना है तो तुमको इंग्लैंड जाके पहले पढ़ाई करना है, वहाँ पे एग्ज़ाम देना है, तो सिलेक्शन होगा। पहले कैलकाटा में 1800 में था, लेकिन बाद में वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया। Till 1853, the civil servants of the company were recruited by the directors. 1853 तक डायरेक्टर्स इसको रिक्रूट कर रहे थे, लेकिन जो चार्टर एक्ट आया, जो ऊपर में हम लोग बात किए थे, ऑफ 1853, उसने क्या किया, सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे अभी भी हम लोग को आईएएस का, आईपीएस का एग्जाम देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर दिया रिक्रूटमेंट के लिए, ताकि बेस्ट लोग, बेस्ट ब्रेन्स का सिलेक्शन हो सके। तो हम लोग एक नाम दिए हैं इसको, ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सर्विसेज, HEICCS was the name given to the top general administrative cadre of civil servants in India until 1858। तो ये जो ऊपर के जो जैसे अभी आईएएस है, उसको हम लोग उस समय क्या बोल देते थे, HEICCS। फ्रॉम 1858 ऑनवर्ड्स इसका नाम बदल के हम लोग क्या कर दिए, इंडियन सिविल सर्विस। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सैलरी क्या था, 1500, इट वाज फिक्स्ड एट 1500 कॉर्नवालिस। दिस वाज वेरी हाई अमाउंट, उस समय ये बहुत हाई अमाउंट था। अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इट वाज अक्रॉस द वर्ल्ड, इट वाज कंसिडर्ड वेरी वेरी हाई। बट ब्रिटिश ने एक पॉलिसी मेंटेन किया कि इंडियंस को हाई पोस्ट पे एम्प्लॉय नहीं करना है, कॉर्नवालिस के टाइम से ही। आफ्टर 1793 ओनली ब्रिटिश वर टू बी अपॉइंटेड टू सच पोस्ट जिसका सैलरी 500 पाउंड से ज़्यादा है। एनुअल सैलरी पाउंड्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका भी सैलरी 500 पाउंड से ज़्यादा है तो उसके ऊपर में इंडियन को अपॉइंट नहीं करना है, केवल ब्रिटिश ही ब्रिटिश ही उस पोस्ट पे रह सकते थे। अब जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हो गया तो अब इंडियंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि इंग्लैंड जाना है, एग्ज़ाम में अपीयर करना है और ब्रिटिश से कम्पीट करना है। तो इंडियंस लिटरली नहीं कर सकते थे। बट सत्येंद्र नाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। इसका मतलब वो इंग्लैंड गए
और वहाँ पे एग्ज़ाम दिए और वो क्लियर किए एंड देन ही केम बैक टू इंडिया। अब आर्मी क्या था, दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर आर्मी के बारे में बात करते थे। ये क्या करता था, ये कंपनी को दूसरे स्टेट्स को कॉन्कर करने में, दूसरे जगह को कॉन्कर करने में, और जो अपना टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता था। मेजॉरिटी पार्ट कंपनी के आर्मी में कौन से हैं? इंडियन सिपॉयज। सिपॉयज किसको बोलते हैं? वो सिपाही जो फुट पे लड़ाई करते, जो पैदल चल के लड़ाई करते थे, तो वो कंसिस्ट करते थे। ये कहाँ से रिक्रूट किए जाते थे? बिहार और उत्तर प्रदेश, जो अभी बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहाँ से ज़्यादा उनको रिक्रूट किया जाता था। However, the higher officials of the army were British. इंडियंस जो थे वो सूबेदार रैंक से ऊपर नहीं जा सकते थे, उसके ऊपर जो भी थे वो सारे ब्रिटिश थे। तो ये यही देखा जा रहा है कि इतना इतना इंटरेस्टिंग है कि ब्रिटिश इंडिया के ऊपर कॉन्कर किए और उनका राज किए, एंड दे मेंटेन द इंडियन टेरिटरी। किससे? बाय द आर्मी ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये आर्मी के पास ही तो सबसे ज़्यादा पावर था, क्योंकि उनको कॉन्कर करना है, प्रोटेक्ट करना है, और वो कौन थे? वो इंडियन ही थे। तो एक थोड़े से ब्रिटिश पूरे इंडियन सोल्जर्स के साथ पूरे ब्रिटिश पे रूल करते रह गए। पुलिस। अब कॉर्नवालिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द थर्ड पिलर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास के साथ ही है। इसके पहले इसका काम कौन देखते थे? पुलिस का काम जमींदार देखते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स स्टार्ट कर दिया, जो एंड ही मॉडर्नाइज द सिस्टम ऑफ पुलिस स्टेशन। तो अभी जो हम लोग पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, मोरलेस ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही दिया हुआ है। जो जितना भी पुलिस स्टेशन था उसको किसके कंट्रोल में रखा गया? एक दरोगा के कंट्रोल में रखा गया, हु वाज ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो दरोगा कौन था? वो इंडियन ओरिजिन का था। लेटर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज क्रिएटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आज भी है, एसपी है। तो दरोगा के ऊपर क्या हो गया? दरोगा सारे पुलिस स्टेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? दरोगा। और बहुत सारे पुलिस स्टेशन के ऊपर एक है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। विलेज लेवल पे हम लोग मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस किसको दे दिए? चौकीदार को दे दिए। टाउन लेवल पे किसको दे दिए? कोतवाल को दे दिए। तो ये यहाँ पे डिड यू नो में क्या कहा जाता है कि इंडिया जो था वो ब्रिटेन से आगे था पुलिस सिस्टम में। ब्रिटेन के पास भी जितना इंडिया का पुलिस सिस्टम एक्सटेंसिव था, उतना ब्रिटेन में भी नहीं था। ब्रिटेन हम लोग इंग्लैंड के लिए बात कर रहे हैं अभी। अब जुडिशियल सिस्टम का बात करते हैं। अब वॉरेन हेस्टिंग, ही began the system of providing justice through civil and criminal courts. सिविल कोर्ट्स मतलब नॉर्मल हम लोग का जो जैसे हस्बैंड वाइफ जमीन ये सब का प्रॉब्लम होते हैं उसको सिविल केसेस बोलते हैं। चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़ा उस वो सब क्रिमिनल केस में आ जाता है। तो ही began the system of providing through justice through civil and criminal courts. It was strengthened by Cornwallis. हम उसको बोले हैं कि he was responsible for civil service also, police also, और तो ये सिस्टम जस्टिस का शुरू किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, लेकिन स्ट्रेंथन कौन किया था? कॉर्नवालिस ने। इन 1833 गवर्नर जनरल के पास सारा लॉ मेकिंग पावर दिया गया था। इंडियंस हाई पोस्ट नहीं होल्ड कर सकते थे, वो ब्रिटिश के लिए बस थे। एक कोर्ट का हायरार्की स्टैब्लिश किया गया था। टॉप में कौन सा कोर्ट था? सुप्रीम कोर्ट। आज भी देखो एकदम वही सेम टू सेम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पे था? कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे। आज बहुत जगह है, लेकिन उस समय पहले कहाँ था? 3 जगह हाई कोर्ट थे, एंड दे वर एस्टैब्लिश्ड इन 1865। लोएस्ट लेवल के कोर्ट पे कौन से थे? सबॉर्डिनेट कोर्ट। उसको हेड कौन करता था? इंडियन जजेस। तो ये हाई कोर्ट में भी इंडियन जजेस हो सकते थे, लेकिन बहुत मुश्किल था, बहुत रेयर था। बाद में इनके पॉलिसीज धीरे धीरे बदले और उन्होंने कहा कि नहीं, हर जगह में कम से कम एक इंडियन जज रखना ज़रूरी है। ये बाद में हुआ था। लेकिन ये जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका हेड कौन रहता था? एक इंडियन जज ही रहता था। एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज अडॉप्टेड बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि सब लोग कि रूल्स जो भी लॉ है वो सबके लिए है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, और लॉ के समान सामने सब बराबर है। लेकिन ये सारा चीज़ पेपर पे था, इन रियल ये सब नहीं था। कोड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स वर इंट्रोड्यूस। तो हम लोग जो लॉ बुक बोल रहे हैं कि सिविल केस होगा तो क्या करना है, क्रिमिनल केस होगा तो क्या करना है, एंड दे वर एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स। तो यही बोला जा रहा है कि एटलीस्ट इन थ्योरी, मतलब पेपर पे, इन रियल नहीं था।
तो ये सारा चीज़ एप्लीकेबल सबको पास सबके लिए था, लेकिन पेपर पे था. There were instances where Europeans were treated preferentially and leniently. मतलब अगर यूरोपियन कोई गलती करता है तो उनको बहुत हल्का फुल्का तरीके से ट्रीट किया जाता है. तो यहाँ there were instances, ऐसा नहीं, हमेशा यही था. यूरोपियन को थोड़ा आराम का ट्रीटमेंट था. इंडियंस अगर करते थे तो उनको उस चीज़ का सजा मिलती थी. So with this we end the chapter. Hopefully you understand it. If any doubt, you contact us. ये एक बहुत छोटा सा चीज़ है कि यहाँ पे ये बताया गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक रूल्स बुक लिखा था विच टैसिटली, टैसिट किसको बोलते हैं कि बिना बोले हुए एक्सेप्ट अंडरस्टूड है, वो पहला ब्रिटिश लॉ कोड बना जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इम्प्लीमेंट हुआ. इस कोड में कितने थे? 37 रूल्स थे और सेक्शंस थे addressing the issue of civil and criminal law.